अजीम जजेस को और 6 जो 6 सुपर 6 हैं जो JIT के, उनको खरीदने के लिए अरबों में कोशिश की गई। इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। तमाम जो तुमने दस्तावेजात दिए हैं उनमें जालसाजी शामिल है। हमें कोई चीज नहीं छुपानी। इमरान खान की जिंदगी बिल्कुल एक किताब की तरह खुली हुई है। मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल करके जो आपने पाकिस्तान में तूफान उठाया था, आज उसी मनी ट्रेल के कुएं में आपकी सियासत दफन होने जा रही है। इमरान खान ने यहाँ पर 2,500 $5,000 $5,000 का हिसाब दिया है। ये जो चमचे कच्चे आते हैं और बताते थे कि इमरान खान के पास ये नहीं है वो नहीं है, आज उनकी जुबानें बंद हैं। उनकी जुबानें इसलिए बंद हैं कि कमाई हलाल की हो तो फिर आपको कतरी खत की जरूरत नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बिलाखिर अपनी मनी ट्रेल जो है वो जमा करवा दी है। उसकी तस्दीक अब कैसे होगी, क्योंकि तस्दीक जो है वो इदारे कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के बकौल आज उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मैंने अपना 40 साल का पूरा हिसाब किताब जमा करवाया है। उनकी पार्टी के मुताबिक उन्होंने 5-5 हज़ार और 2,500 हज़ार के जो डॉलर्स के बिल हैं वो तक जमा करवा दिए हैं अपनी मनी ट्रेल के अंदर। 62-63 पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल हुई। तारुल कादरी साहब ने सबसे पहले कौम के साथ मुतारिफ करवाई ये जो है टर्मिनोलॉजी, और ज्यादा इन आर्टिकल्स को लोग तारुल कादरी साहब की वजह से जानते थे। और नवाज शरीफ साहब अगर इसकी जद में आते हैं तो और कौन कौन 62-63 की जद में आ सकता है। PMLN को यह लगता है कि इमरान खान साहब भी, अगर मियां नवाज शरीफ साहब गए तो इमरान खान साहब भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये दोनों ही चले जाएंगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वहां पे अपोजिशन ने और हुकूमत ने मुत्तफिका तौर पे करारदाद मंजूर की है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ओहदा छोड़ने के लिए कहा गया है। उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया गया है और मुत्तफिका तौर पर सिंध असम्बली ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे की करारदाद मंजूर की है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिंध असम्बली ये करारदाद मंजूर करती है तो मियां नवाज शरीफ साहब की सिंध में अब क्या हैसियत रहेगी। अगर वो सिंध का दौरा करेंगे तो सिंध की हुकूमत उनसे कैसे डील करेगी। पनामा फैसले का इंतजार सब कर रहे हैं, कब ये फैसला आएगा, सबसे ज्यादा ये डिबेट है। क्या फैसला आएगा इसके ऊपर चहमगोइयां हो रही हैं। लेकिन आज जंग और जियो ग्रुप के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुना गया और 22 अगस्त तक की डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की तरफ से। इसके फैसले को सुनते हुए मुस्लिम ऑब्जर्वेशन भी जज साहबान की थी और बाहर निकलने के बाद मीर शकील रहमान साहब जो जियो जंग ग्रुप के ऑनर हैं, वो उन्होंने बाहर निकल के मीडिया से बातचीत भी की। उस बातचीत में कुछ मुतनाज़े जुमले थे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वकीला ने खासा बुरा मनाया है मेंबर्स ने, और एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है और उस मैसेज का नतीजा क्या निकलेगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी हमारे साथ आज मौजूद होंगे। आफ्ताब बाजवा साहब इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया बाजवा साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ यहाँ मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका ताल्लुक है, आप मौक़िफ़ देंगे अपनी जमात का। सैयदा शैला रज़ा साहिबा डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के लिए मौजूद है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अभी ज्वाइन करेंगे, अपनी जमात का मौक़िफ़ देंगे। सबसे पहले बाजवा साहब, मीर शकील रहमान साहब का पहले मैं चाहता हूँ कि वो जो एक पोर्शन है जिस पर ज्यादा एतराज़ किया जा रहा है, गो के बहुत सारी चीजें उन्होंने की, बड़ी लंबी बातचीत की, तो मुख्तलिफ नुकात पे एतराज़ किया गया लोगों की जानिब से, लेकिन जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो आज बार बार सोशल मीडिया पे भी मकबूल हो रहा था, वो मैं आपको सुनवाता हूँ नाजरीन को, ताकि आप उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें कि इसको क्या आप तौहीन अदालत समझते हैं, दबाव डालना समझते हैं, क्या समझते हैं। ये मीर शकील रहमान साहब ने क्या कहा एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में, ये सुनिए। हमारी कोई खबर बहुत सी उनका मौक़िफ़ ये था कि आपने JIT के हवाले से खबर की, वो अदालत के नोटिस नहीं है, स्टॉक से भी ताल्लुक है, नोटिस है ही नहीं इसका। वही उसके बारे से आप मुझे देखिए ना कितनी अभी ये बात की है, अभी मैं आप अगर कह रहे हैं तो मैंने नहीं सुनी ये बात। हाँ, मैंने नहीं सुनी। अगर ये बात है तो बहुत ही बेहुदा बात है, बेहुदा बात है। मेरा बस चले, जिसने अगर ये कही है जज ने, मैं उस पर मुकदमा करूं। जिस जज ने ये बात की जो आप कह रहे हैं, अगर ये बाकी आप जो कह रहे हैं वो बेहुदा बात की है, बेहुदा बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। ये मीडिया से और सियासतदानों से शिकायत करते हैं हम लोग, तो गलत बात है। ये रिमार्कबाजी, तबसा, बगैर सबूत के इस तरह किसी की इज्जत उछालना, ये नहीं करना चाहिए।
जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे मीर शकील रहमान साहब को। मैंने वहां जो हमारे नुमाइंदे मौजूद थे उनसे मैंने पूछा कि सवाल एक्चुअली हुआ क्या था, जो सवाल पूछा था, और अदालत में ऐसा क्या हुआ था जिस बुनियाद पे सवाल पूछा गया था। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस दिन अदालत के अंदर JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 10 तारीख को जुलाई की, उस दिन जंग और जियो अखबार में, जियो के चैनल के ऊपर और जंग अखबार के अंदर और द न्यूज के अंदर एक खबर अहमद नूरानी साहब के नाम से छपी थी, जिसमें कुछ क्लेम किया गया था कि JIT की रिपोर्ट में ये और ये लिखा जाएगा। और वो जो क्लेम किया गया था वो सारा का सारा गलत साबित हुआ। जब JIT की रिपोर्ट खुली तो उसके अंदर कुछ और मौजूद था, वो मौजूद नहीं था जो जंग अखबार ने क्लेम किया था, जंग ग्रुप ने जो क्लेम किया था। तो उसके ऊपर आज वो खबर भी झूठी हुई थी। तो जज साहबान ने रिमार्क्स जब वो दे रहे थे तो जज साहब ने ये कहा, मौजूद जज साहब ने, कि इससे स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। यही सवाल जब रिपोर्टर ने सामने रखा तो मीर शकील रहमान साहब का ये रद्द-ए-अमल था उसके ऊपर। अब इस रद्द-ए-अमल के ऊपर वकला जो हैं वो नाराज हैं। तो आफ्ताब बाजवा साहब, ये रद्द-ए-अमल आपको क्या लगता है, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए इमरान साहब, आज जो लोग अदालत में मौजूद थे उन्होंने अदालत में जो पेश हुए तो जो कार्रवाई हुई उसके बाद मैं ऑफिस में मौजूद था अपने सेक्रेटरी ऑफिस सुप्रीम कोर्ट बार में। तो वहां पे लोगों ने आके, सब वकला ने मुझे बताया कि आज मीर शकील रहमान साहब ने जो रवैया अख्तियार किया है कोर्ट के अंदर वो इंतहाई अफसोसनाक था। तो जिसकी वजह से फिर मैंने कहा जी आपको, क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं था, आपने जो महसूस किया है मुझे लिख के दे दें। उन्होंने फिर ये मैसेज भी एक चलाया है और उसके बाद उन्होंने ये जो है हमें एक तहरीर भी भेजी है कि मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस पे मैं गुजारिश करूंगा, इस पे कानून बहुत वाज़ेह है, सेक्शन 228 जो। लेकिन एक सेकंड सर, मैं सेक्शन पे आने से पहले आपसे एक चीज थोड़ी सी, ये अब मैंने आपको सुनवा दिया है, अब आपने सुन लिया है। इस तरह के जुमले अदालत के आधार खड़े होके अगर कोई बोलता है तो आप बतौर वकील और एक वकला के लीडर की हैसियत से इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये भी एक तौहीन अदालत है। इनका जो ये कहना अदालत के बहर आके, ये एक और ऑफेंस है। एक तो तौहीन अदालत ये भुगत रहे हैं, ये बहर आके जो इन्होंने किया है ये भी तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। अदालत चाहे तो इनको इसमें एक सेपरेट नोटिस देके सेपरेट केस शुरू कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह बेलगाम हुए फिरते हैं, जितने भी वज़रा थे उनको भी जैसे नोटिस दिए हैं, तो ये मीर साहब ने एक दफा तो कर दिया अदालत के अंदर, जो कहना था कह दिया, फिर बाहर मीडिया के सामने आके भी फिर अदालत को इस तरह मलाइन करना, ये भी तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। ये एक अलग केस है। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या कार्रवाई इस पे हो सकती है और वकला इसके ऊपर एज ए कम्युनिटी क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं क्योंकि सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हूं, जो मेरी राय है उसमें तो देखिए मीर साहब को मैं कहूंगा कि भाई ऐसी हरकत ना करें, ऐसी बातें ना करें, फैसला आने दें। आपके मतलब जो तौहीन अदालत का मामला है, जो आपके अहमद नूरानी ने आपको मिसगाइड किया, इल एडवाइस थी, गलत रिपोर्टिंग थी, आप उसको फेस करें। बहर आके मजीद जराइम ना करें, मजीद जुर्म ना करें, मजीद अदालतों के मतलब ऐसे रिमार्क्स ना दें। अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा तो ये ज़हन में रखिए, बार जो है वो बेंच और बार एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो फिर बार सामने खड़ी होगी। तो फिर हमें मजबूर ना करें मीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अदालतों के मतलब को जुमलेबाजी ना कसें, हमारे जजेस के मतलब को जुमलेबाजी ना निकालें। आप बहुत बड़े एक अदारे के मालिक हैं, बहुत बड़ी अखबार है आपकी, वो अपनी जगह पे, लेकिन ऐसी बात जिससे तौहीन होती है अदालत की, उसके लिए हम वकला एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। उस फिर आप होंगे और हम होंगे, वकला होंगे। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बतौर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, आइंदा ऐसी हरकत ना करना कहीं हमें मैदान में ना आना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन मियां मदरुशी साहब, आपको मैं इसलिए शामिल कर रहा हूं कि आप इसके एक स्टेक होल्डर हैं और आरटी के बारे में, आपके लीडर के बारे में आज बार बार मीर साहब ने बात की है। मामला यह है कि अब डिवाइड बड़ी वाज़ेह नहीं होती जा रही कि हुकूमत के खिलाफ जो भी एक ऑर्गन, चाहे वो कोई इदारा है चाहे कोई भी है, वो जब भी आगे खड़ा होता है तो ये बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये खड़े हो जाते हैं जाके गवर्नमेंट के साथ। अब आप देखें, ख्वाह इमरान खान साहब को ये शिकायत थी कि मेरे ऊपर बहुत तनकीद हो रही है जब मैं मियां साहब के खिलाफ चल रहा हूं। फिर उसके बाद इवन पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको भी इसके जरिए शिकायत हुई। फिर उसके बाद आज अदालत के बारे में ऐसी बात करना, तो खान साहब के खदशात आपके ख्याल में ठीक हैं इस मामले को लेकर या इस ग्रुप को लेकर? देखिए, ये बात सिर्फ खदशात की नहीं है, बात तो फैक्ट्स की है कि आप देखें मुसलसल
ये येलो जर्नलिज्म की बदतरीन मिसाल है कि किसी चीज़ का वजूद ना हो और आप उस चीज़ की परसेप्शन क्रिएट करें और गलत खबरें जो हैं वो जारी करें अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया के अंदर भी। ये जो अहमद नूरानी वाली बात है ये भी साबित हो गई कि वो बिल्कुल गलत थी। अब हालिया ये मनी ट्रेल के सिलसिले में ये बाहर जाके फोन कर रहे हैं अहमद नूरानी मुख्तलिफ लोगों को कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट जो इमरान खान का था वो 3 साल का नहीं था, वो 2 साल का था, और वो मनो अन वो मेल करते हैं इमरान खान को कि ये एक जो सहाफी है वो हमसे यहाँ पर रब्ता करके इस तरह की, लेकिन वो खबर छपी नहीं कर रहा। ठीक, वो खबर छपी नहीं, लेकिन ये हुआ है ये वाकया भी। खान साहब ने इसका शिकवा भी किया। मैं ये समझता हूं कि ये बदतरीन मिसाल है ये सहाफत के अंदर कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और अपने माली मुफादात के लिए आप इस हद तक आगे चले जाएं कि आपके कौमी मुफादात जो है वो भी दाव पर लग जाएं और आप हर तरह की हदों को फलांग कर किसी एक मखसूस ग्रुप को या किसी एक शख्सियत को अब तरजीह दें अपने पाकिस्तान के ऊपर भी और कौमी मुफादात। आपको ये जो रिमार्क्स थे जिनके ऊपर इस तरह के जुमले अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहब के बारे में कि आप इनसे इत्तफाक करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो इफेक्ट होती है इस तरह की खबरों से कि सुबह कोई और खबर छपे और जेआईटी में कुछ और निकले? इसमें तो उम्र वाकया है, ये तो हो रहा है पिछले चंद दिनों से आप देख लें। यही और जो है वो अदालत में बात किसी ऑब्जर्वेशन अगर किसी जस्टिस ने इस तरह की दी है या कमेंट किया तो है ये फैक्चुअल है, और उसे ये कहना कि इस तरह की बेहुदा बात अगर किसी ने की है तो मैं उसके खिलाफ उस जज के खिलाफ भी जाऊंगा, ये तो फिरौनियत है। और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद सुओ मोटो लेना चाहिए और जिस तरह भी बाजवा साहब कह रहे थे कि ये एक अलग से केस बनता है तौहीन अदालत का और इसको होना चाहिए तौहीन अदालत का इस पर भी केस। ये लबो लहजा और ये अंदाज किसी तौर पर भी अदालत उज़्मा के बारे में मुनासिब नहीं था। ठीक है जी, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। क्या इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों के केसेस एक जैसे हैं, दोनों की मनी ट्रेल एक जैसी है, दोनों को एक जैसा नतीजा भुगतना पड़ेगा या दोनों में बहुत फर्क है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कागजात जमा करवा दिए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का, बल्कि मियां साहब और उनके साथियों का, कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से मैंने अपना 40 साल का रिकॉर्ड मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान साहब का। अब कागजात की जो तस्दीक है वो तो हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है सर, जमा तो उन्होंने करवा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब को, जो आपके अब नाम भी हैं, उन्हें शुक्रिया अदा तो वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता उस वक्त लगेगा जब उनकी जमा शुदा दस्तावेजात का सुप्रीम कोर्ट में ज़रा बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा और उनकी जो अथेंटिसिटी है वो चेक की जाएगी। इमरान खान साहब बहुत जल्दी बयान देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर देता हूँ। चूँकि इत्तफाक से उनकी जो रिहाइश है बनी गाला, वो मेरे हल्के में है इस्लामाबाद में। मैं 2008 से वहाँ से अल्लाह के फजल से MNA हूँ। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा, जरा मुलाजा फरमाएं, जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि बनी गाला में बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, ठीक है, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। और जब उसका जायजा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया CDA को और तमाम रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, जब वो सारा पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हुआ कि बनी गाला के एरिए में सबसे बड़ी गैर कानूनी तामीरात में इमरान खान साहब का अपना घर है, जिसकी तामीर का कोई नक्शा नहीं है, कोई मंजूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक, इसलिए बात थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब समझ आती है और उनके इस खत की वजह से और उनकी सुप्रीम कोर्ट को इस लेटर की वजह से आज इस्लामाबाद के तमाम रूरल एरियाज में, देही इलाकों में सुई गैस और बिजली के कनेक्शनों पर पाबंदी लग चुकी है। ये उनकी सर्विस है हमारे इस एरिए के लिए। उन्हें बात में समझ आती है। अपना घर गैर कानूनी और लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। तो इसी तरह जो इन्होंने अभी भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं बनी गाला की खरीदारी के हवाले से, लंदन अपार्टमेंट की खरीदारी के हवाले से, ये इन्हें पता लगेगा कि इनका अपना खाती अल्टीमेटली बैकफायर करेगा। ये कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले कई दफा ये हो चुका है। ठीक है, तो तस्दीक आप करवाएंगे सर इन पेपर्स की? सियासी मैदाई जी, तस्दीक आप करवाएंगे इन पेपर्स की इदारों के थ्रू? नहीं, हम तो नहीं करवाएंगे। मैं तो वो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो उस लेटर की बात कर रहा हूँ, उसकी तस्दीक तो हमने की थी, इस्लामाबाद के रेवेन्यू स्टाफ ने और CDA ने। जो पेपर इन्होंने दिए हैं, अभी कागजात दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो सारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनकी जो है वो अथेंटिसिटी और असलियत उनकी चेक करेगी। लेकिन वो लेटर इमरान खान साहब पहले लिखते हैं
असल बात उन्हें बाद में पता लगती है। ठीक है, अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब मैं शैलरदा साहबा, मुझे एक छोटा सा नुक्ता, फिर मैं मियां महमूद रशीद साहब से इसका जवाब जरूर दूंगा। अब क्या इमरान खान साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या चाहे अंजाम एक जैसा हो, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि अंजाम दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन क्या केसेस भी एक जैसे हैं? एक कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा और एक जो है वो बार बार पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है। फर्क नहीं लगता आपको, या एक जैसे केसेस? देखिए, बात यह है कि दिफा जो लग रही है वो दोनों से मनी ट्रेल पूछी जा रही है। जहां तक केस के दरमियान जो फर्क है वो एक अलग बात है, लेकिन नौयत एक ही हो रही है कि चाहे वो बड़े केस के ऊपर बड़े रकम, मैं बात नहीं कर सकती, इतने मेरे कान में आवाज रही है। जी, आपको आवाज दोबारा सुनाई दे रही है, मैं इसको ठीक करवाता हूं। जी मियां महमूद रशीद साहब, आपको देर से पता चलता है कि आपने क्या लिख कर दिया है। तारिक फजल जोशी साहब कह रहे हैं अभी तो आपने जमा करवाया है, थोड़ी दिनों में इसका बाउंस बैक होगा। देखें, तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो नहीं समझ पाएंगे ये बात, इसलिए कि जब इमरान खान ने बनी गाला में घर बनाया तो सीडीए के कंट्रोल्ड एरिया के अंदर वो नहीं था, वहां कोई नक्शा उस वक्त पास नहीं होता था और हजारों घर बने हुए हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर कदीर साहब का घर, किसी का नक्शा वहां पास नहीं होता था। तो अब अगर नक्शा पास करवाने की रीत है तो इमरान खान जमा करवा के वो नक्शा भी पास करवा लेंगे। इसमें बेजातगी कहां से हुई और गैर कानूनी और इलीगैलिटी कौन सी आ गई? रही बात यह कि जो कागजात जमा करवाए हैं उस पर जो इन्होंने बात की है, ये समझ रहे हैं कि शायद जिस तरह इन्होंने बोगस लेटर और कतरी खत और ये जो फेक सारी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है कि शायद इमरान खान ने भी इसी तरह के कोई कागज बना के वहां जमा करवा दिए होंगे, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंद दिन की बात है। इमरान खान ने जो कुछ पेश किया वो बिल्कुल जेन्युइन, एग्जैक्ट, इसलिए बार बार जो है ना वो कतरी शहजादे की तरह वो कोई चोरी के पैसे नहीं थे कि वो कभी कोई बात करते, कभी कोई बात करते, कभी कोई बात करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात इमरान खान ने की है और जो रिकॉर्ड जमा करवाया है वो 100% दुरुस्त होगा। आप जिस तरह से चाहे सुप्रीम कोर्ट तो करे ना करे, बीनी से जायजा लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये बारीक बीनी से जायजा ले लेना, ठीक है, ये खुर्दबीने लगा के चेक करवा ले। वहां इनके माशाल्लाह बड़ी एम्पायर है इनकी, लंदन के अंदर हर जगह जहां से चाहे ये चेक करवा सकते हैं, ये चेक करवा लें। दूसरा, इमरान, एक बुनियादी फर्क जो है, नहीं, आपको क्या लगता है नहीं चेक करवा रहे होंगे? नहीं, करवा रहे होंगे, करवा लें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह चाहे चेक करवा लें। मैं ये समझ रहा हूं कि इनके ख्याल में ये है कि जैसे इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं और जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर वो सारा कुछ आ गया और कौम ने भी देख लिया है कि किस तरह से ये फेक डॉक्यूमेंटेशन वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, वो हमारी तरफ से कभी ऐसी बात नहीं होगी। अगर कोई कमी रहती तो इमरान खान एक्सेप्ट करते कि ये कमी है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब तक नहीं मिली थी पूरी तफसीलात तो ये उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था, मनी ट्रेल, मनी ट्रेल। अब आ गई है तो अब ये कहते हैं जी ये तो देखेंगे। शैलरदा साहब कह रही है कि टर्मिनोलॉजी दोनों केसेस में इस्तेमाल हो रही हैं। शैलरदा साहब, अब आप बेहतर सुन पा रही हैं, अपना मौके पर आप मुकम्मल करें। हाँ, मेरा ये कहना है कि वजीर आजम साहब ने जो बेशबहा दौलत जिसके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने आवाम के टैक्सेस से और नाजायज तरीके से बनाई है, उसका हिसाब लिया जा रहा है, मनी ट्रेल पूछी जा रही है। उसके जवाब में इनकी PMLN ने जो है वो ये किया है कि इमरान खान साहब का बनी गाला की और लंदन के जो फ्लैट है उसकी मनी ट्रेल की भी बात हो रही है। तो इसलिए अब ये जो पाकिस्तान का कानून है वो ये है कि किसी भी शख्स की आमदनी के हिसाब से अगर उसकी तर्ज ज़िंदगी और प्रॉपर्टी मैच नहीं करती तो उस पे केस किया जा सकता है। तो केस दोनों पर एक ही नौयत का है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे देने में कामयाब होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि वज़ीर आज़म के वकील भी जो उनके ऊपर फाइंडिंग्स आई हैं उसको रद्द करने में कामयाब होंगे और मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम एक अच्छी तरह चलेगा। अच्छा, ये आप एक पॉजिटिव उम्मीद कर रही है। इस नोट पे मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। देखिए, हमें किसी को तबाह नहीं करना ना, तबाह बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़े।
लेकिन वो नहीं चाह रहे ना, वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तबाह करना है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अकामे पर अकामा आ रहा है, इतने अकामे पाकिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं, अब तो ऐसा लगता है कि एक हलफ ये भी होना चाहिए कि क्या आपके पास से किसी और मुल्क की शहरियत के अलावा कोई अकामा तो मौजूद नहीं है। ब्रेक और सिंध असेंबली वाला मामला, उसकी बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ सीनियर लॉयर भी मौजूद हैं बाजवा साहब। उनसे मैं, क्योंकि वो सेक्रेटरी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कानूनी नुक्ता सर मुझे बताएं, क्या इमरान खान का केस वकला क्या समझते हैं? इमरान खान का केस, नवाज शरीफ साहब का केस, मुमासलत है, एक जैसे केसेस हैं या ये अलग अलग दो चीजें हैं? ये टोटली दो अलग केस हैं। एक है जिसे आप मनी ट्रेड जिसकी ढूंढ रहे हैं, वो है मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म है, मुल्क से सरमाया बाहर ले जाना और वहां जाके लोगों को इन्वेस्ट करना, फैक्ट्रियां लगाना या जो भी फ्लैट खरीदना, ये लोगों को रोजगार देना उधर दूसरे मुल्क में, दूसरे लोगों को, गैर मुल्कियों को। एक है दूसरे मुल्क से अपने मुल्क के अंदर लाना, वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता। ठीक, ये बात ज़हन में रखिए, कोई शख्स बाहर से जितनी आमदन लाता है मुल्क के अंदर, वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता, इसलिए मनी ट्रेल भी नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है। क्या ये भी फर्क है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया कभी? ये भी नहीं, पब्लिक ऑफिस हो या ना हो, दूसरे मुल्क से जितनी भी आमदन आप लाएंगे, मुल्क के अंदर लाएंगे, ये बैनुल-अक़वामी लॉज हैं, देखेंगे, सारे देखेंगे, उनमें तमाम ममालिक, आपने आज तक स्विट्जरलैंड बैंक के जो अकाउंट वो तो ओपन नहीं करा सके। कितने लोग यहां से वहां से शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे ममालिक में सरमाया शिफ्ट कर गए हैं, ये है मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन कोई लाता है अपने मुल्क के अंदर, हर मुल्क का ये असूल है, जो जिस मुल्क में भी कोई लेके आता है सरमाया, उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मजीद कहते हैं कि और लेके आओ। ये वही है। इमरान अगर यहां पे लाया है तो इसका केस मुख्तलिफ है। अगर तो वो गलत राय से लाया है, किसी को लूट के लाया है वहां से दूसरे मुल्क से, तो वो मुल्क शिकायत करे कि जनाब हमारा सरमाया आपके मुल्क में आया है, हम इसकी तफ्तीश करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, वो अपनी कमाई शो कर रहे हैं कि जी मैंने जो भी क्रिकेट खेली है, इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया इमरान खान का केस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा दोनों केसों को देखना पड़ेगा। एक मुल्क का सरमाया बाहर शिफ्ट करना, एक बाहर के मुल्क से अपने मुल्क के अंदर ला के लोगों को रोजगार दिलाना, और उसमें फिर सिर्फ तभी लॉ एप्लीकेबल होगा जब बाहर का वो मुल्क या वहां का कोई शख्स ये क्लेम करेगा कि मुझे लूट कर पैसा ले गए हैं, फिर वो पाकिस्तान से राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये कानून मौजूद है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान से कोई पैसा लूट कर बाहर लेके गया है तो यहां की गवर्नमेंट क्लेम करेगी कि जनाब यहां से लूटा है और साबित करना पड़ेगा, फिर वो पैसा वापस आएगा। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये आप मुखालफत प्राय मुखालफत में इमरान खान साहब के केसेस खोल के मामले तक पहुंचा बैठे हैं। अगर आपने केसेस खोलने थे तो सर स्विस बैंकों के केसेस खोलते। अगर आपने केसेस खोलने थे तो आप वो केसेस खोलते जिनसे सरे महल बना था। आपने अगर केसेस खोलने थे तो वो खोलते जिनके ऊपर आपने इलेक्शन लड़ा था कि पेट फाड़ के हम पैसे निकाल लेंगे और बाहर इतना इतना पैसा पड़ा, डार साहब ने बताया था। वो सारे केसेस वहीं पड़े हैं। एहतसाब के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक आदमी इमरान खान, क्योंकि वो आपके खिलाफ एक तहरीक चला रहे थे तो आपने उनके केसेस बना के खोल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिर्फ एक जुमला इमरान साहब सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जिस तरह मुझे नहीं पता कि इस वक्त लाहौर में मॉडल टाउन के क्या रूल्स हैं, गुलबर्ग के क्या रूल्स हैं, वागा के देहात के कंस्ट्रक्शन के और बाइंग एंड परचेज के क्या रूल्स हैं, इसीलिए मियाँ साहब को मैं अर्ज करूंगा, मियाँ महमूद रशीद साहब को, कि इस्लामाबाद मेरा भाई इलाका है और मैं कंसर्न मिनिस्टर हूँ CDA का और इन तमाम ट्रांजेक्शंस का और CDA की जो बिल्डिंग्स यहाँ बनती हैं। इसलिए मुझे, आप मुझसे बेहतर नहीं जानते, माजरत से मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ और बिल्कुल ऑफिशियली आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो घर बना है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है। इसमें अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पे चंद और हजार घर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन में है तो ये बात मैं आपकी मानता हूँ। चलें सर, इमरान खान के अलावा और किसका एहतसाब किया आपने पाकिस्तान में जिनके ऊपर आपने इलेक्शन लड़ा था कि इनकी लूट मार का हिसाब लेंगे? मैंने देनी थी क्योंकि मेरी स्टेटमेंट को नेगेट किया था उन्होंने, इसलिए मैंने कहा उसकी मैं तस्दीक कर दूं। ठीक है, मैं दोबारा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इस पे। लेकिन चलें ठीक है, एक मिनट इस पे क्या रिस्पॉन्ड करें? मैं रिस्पॉन्ड ये करना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब को समझता था कि ये वाकई ग्रॉस रूट लेवल के सारे मामलात को समझते हैं, लेकिन ये इतने लाइलम हैं। मैं इन्हें दोबारा कहना चाह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि यूनियन काउंसिल मोड़ा नूर से इमरान खान के घर के नक्शे पास शुदा हैं,
उसकी ये मुसद्दका दस्तावेजात और कापी अगर मंगाना चाहें तो मैं उन्हें भिजवा दूंगा। इसलिए यहां बैठकर आप, वहां के मिनिस्टर भी हैं, कहते हैं मैं 2 दफा MNA इलेक्ट हुआ हूं, और आप इतने बेखबर हैं कि आपको ये नहीं पता। मैंने जैसे पहले कहा कि वो CDA का कंट्रोल्ड एरिया नहीं था। मैं मूड़ा नूर यूनियन काउंसिल से नक्शे पासशुदा वो आप कहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। आप मंगवा दें, लेकिन आपकी मासूमियत में मुझे इसलिए तरस आ रहा है कि बनीगाला की कंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन घरों की बिजली और गैस के कनेक्शनों पे बैन लगा दिया। जी अब बैन लगा है तारिक फजल साहब। आज से 15 साल पहले ये जिस यूनियन काउंसिल में फॉल करता है बनीगाला, वहां का नक्शा मंजूर शुदा मैं आपको भिजवा दूंगा। मेरा चैलेंज कबूल करें आप। अगर वो नक्शा मंजूर शुदा ना हुआ तो मेरी बात सुने ना, मेरी इलीगल किसको कहते हैं आप? अगर यूनियन काउंसिल की जुरिस्डिक्शन में थी उसकी अप्रूवल और वहां से वो अप्रूव हुआ नक्शा, मेरा चैलेंज है ना। चले आपको नक्शा आपको मंजूर शुदा नक्शा मिल जाएगा यही एक्सप्रेस के यहाँ इसी फोरम पे आप आ जाएगा, आपको अप्रूव्ड प्लान मिल जाएगा उनके घर का। अगर अप्रूव्ड प्लान वो नहीं होगा तो मैं रिजाइन करूंगा, वरना आपको रिजाइन करना होगा। जी डॉक्टर साहब बयानी करेंगे 2000। डॉक्टर कल कौन सी दूर है, मैं मंगवा लेता हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट इसको देखें ना, यहाँ बहस करने से कब हुए यूनियन काउंसिलों के? जी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन तो 79 से हो रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं यूनियन काउंसिल से लड़के जीत के यहां तक पहुंचा हूं 79 से। ज़िया-उल-हक के बाद से यूनियन काउंसिलें शुरू हुई हैं और उसके बाद दोबारा जब मुशर्रफ साहब आए हैं 2001 में दोबारा यूनियन काउंसिलें शुरू हुई हैं। आपके इल्म में नहीं है यूनियन काउंसिलें कब वजूद में आई हैं? एक मिनट, मेरे ख्याल में एक मिनट। डॉक्टर साहब पता क्या इसके ऊपर बहस से हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। नतीजे पे पहुंचने के लिए कल पेपर आने दें, मैं आपको भी भिजवा दूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मेरा चैलेंज कबूल कर लें आप कि उस यूनियन काउंसिल के कंसर्न्ड अथॉरिटी से अगर वो प्लान अप्रूव नहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना आपको घर जाना होगा। आप मेरे चैलेंज को कबूल करें ना। यूनियन काउंसिल थी नहीं, मैं थी या नहीं थी, जो भी यूनियन काउंसिल के ऊपर जो भी वहां पर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, अच्छा लग रहा है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उससे अप्रूव्ड प्लान हमारे पास मौजूद है। आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में आपके पास है ना नक्शा कहां से आ गया? जोड़ा चैलेंज कबूल कर। झूठ में मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा इस्लामाबाद के लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हो। एक मिनट जी मैं कह रहा हूँ मिलमी पर मुझे रोना आ रहा है। चले मुझे एक मिनट, मुझे झूठ में आपका रोना आ रहा है। नहीं मैं सब नहीं, मेरा चैलेंज कबूल कर ले, मेरा चैलेंज कबूल कर ले। अगर प्लान मंजूर शुदा नक्शा ना हुआ तय हो गया, वरना आपको घर जाना पड़ेगा। आप अपने पेपर भिजवा दीजिए उनको, आप अपने पेपर मैं शोर मचाने से झूठ सच एक मिनट और ऊंची आवाजें भी निकालेंगे, झूठ सच नहीं होगा। ऊंची आवाज की बात लोगों को पता है कि यूनियन काउंसिल थी नहीं। आपके सारे झूठ पकड़े गए हैं, पूरी कौम देख रही है झूठों की वजह से और जितना झूठ वो बोलते रहे उनके चेहरे नंगे हो गए हैं, उनके ऊपर हमारी बिजली इस तरह से जुड़ेगी। इसका पता आपको लगेगा पता चलेगा इलेक्शन में आप किस बात में सब रुक जाओ सर, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। आप दोनों हजरात आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है मेरे साथ शेयर करें। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने कल तक मेरे साथ शेयर की तो कल के प्रोग्राम में आप लोगों की गैर मौजूदगी में मैं बता दूंगा कि ये पेपर आ गए हैं और ये मंजूर शुदा हैं या नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब से भी हम शेयर कर लेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हुकूमत ने खाली इमरान खान साहब के खिलाफ ही चार्जेस लगा के उनके खिलाफ ही क्यों कार्रवाई कर रही है? क्या पाकिस्तान में कोई और करप्ट इस हुकूमत को नजर नहीं आता? किसी और को पकड़ने के लिए उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे? ये सिर्फ पनामा केस का बदला है या वाकई में एहतसाब हो रहा है? ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शैलरदा साहब मुझे ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब मालदीव गए हुए हैं दौरे पर, ऑनररी गेस्ट बन के गए। आपने सिंध असेंबली में करारदाद पेश कर दी और मुतफ़िका तौर पे मंजूर कर ली कि वो इस्तीफा दे दें। अब बतौर वजीर आजम आप सिंध में उनको वो प्रोटोकॉल देंगे जो आपकी पॉलिटिकल शख्सियात मियां नवाज शरीफ साहब को दिया करती थी पहले, या इस्तीफे के मुतालबे के बाद अब आप नहीं मानते उनको? देखिए मानना तो पड़ेगा, लेकिन ये एक डिमांड है और जो रेजोल्यूशन है उसमें भी यही बात की गई है कि आप एक बड़े ओहदे पर हैं
और जो केस है उसकी वजह से अवाम में जो है वो एक कंफ्यूजन पाया जाता है और इसकी वजह से आप इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं, तो आप पहले इस्तीफ़ा दे दें। दूसरी बात यह है कि बाजवा साहब ने एक बात की कि उनके ऊपर जो है केस ये है कि वो मुल्क से बाहर से पैसा यहाँ लाए, लेकिन जो हमारे मौजूद जजेस हैं उन्होंने ये पूछा है उनसे कि हमने कभी बैरून मुल्क जायदाद नहीं खरीदी, जो बैरून मुल्क आपकी जायदाद है वो कैसे खरीदी और कहाँ से पैसा आया। तो लेकिन मैंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये जो एक गलत सियासत हो रही है जिसमें मीडिया के साथ एंकर्स भी आ गए हैं कि केस चलते हुए को बाहर बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, एक अदालत में बिल्कुल एक अलग चीज हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ नुकसान पहुंच रहा है, पूरे मसाइल हो रहे हैं। तो जबकि ये मालूम भी है कि सब जुडिस मैटर जो होता है उसको इस तरह नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये बाहर हो रहा है तो सवाल अब बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। रही बात आपने एक की थी स्विस अदालतों में, तो उस वक्त की हुकूमत स्विस अदालत में गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई थी, लेकिन कुछ पा नहीं सकी और इसके अलावा 11.5 साल उन्होंने जेल में रखा था, जबान भी काटी थी, जजेस को फोन भी किया था, उन जजेस ने तो रिजाइन किया लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है। तारिक फजल जोई साहब, ये वो केसेस हैं जिसमें वो कह रही है वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, पीपल्स पार्टी ने कुछ भी देना नहीं है इस कौम का, ना कोई करप्शन की है, लेकिन आपने इस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा था। जिनके खिलाफ आप करप्शन के केसेस बनाने के वादों के साथ हुकूमत में आए उनमें से किसी एक को भी आपने नहीं पकड़ा, और जिसके खिलाफ आपने इलेक्शन में कोई वादा नहीं किया था कि इमरान खान को पकड़ेंगे, इसके ऊपर आपने कोई वादा नहीं किया। दोनों एक पेज उनके खिलाफ आपने दोनों मज़ाकरात के पेज पे थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ आपने दोनों खुश थे कि हमारी पार्टी अंदर बैठी है, इन्हें दलतों का मौका मिला है, आपने एक्शन शुरू कर दिया। अब मुझे यह बताएं कि और किसको इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के अलावा आप समझते हैं कोई और पाकिस्तान में करप्ट है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो? बात यह है कि जो केसेस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ चल रहे हैं और नई बात भी कोई सामने जिनमें वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं किया गया, और इस दौर में भी उनकी तफ्तीश जो है वो हो चुकी है, तफ्तीश है वो जारी रही है। बाकी बात यह है कि भी आपने ये कहा था कि ये केस दोनों एक जैसे या मुख्तलिफ हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मियां नवाज शरीफ रहे हैं और इमरान खान जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अभी उनकी भी हुकूमत है पीटीआई की, केपीके में। हमारा हिसाब बड़ा है, हमारा हिसाब कड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने बार बार इसको चैलेंज किया है कि हमारा जो 35 साल जो आप कह रहे पब्लिक ऑफिस होल्डर, इसका एहतसाब किया जाए, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि उस दौर में जो 35 साल नवाज शरीफ का दौर, जिसमें वो 2 दफा चीफ मिनिस्टर, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सर नैब के इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं सर, वो चलते ही नहीं है, अब क्या करें? नहीं है सर, इल्जामात की किताब लिखी जा चुकी है सर। सर नैब के कितने केस हैं सर मियां साहब पे? प्रोग्राम का वक्त सर 8 बिलियन, सर आप ही बात कीजिए, लेकिन मियां साहब के ऊपर आप कह रहे हैं इल्जाम तो रिपोर्ट की आपको बात कर रहा हूं सर। नैब के कितने केसेस हैं? FIA में भर्तियां, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, सड़क वाला स्कैंडल, रेफरेंस दे रहा हूं इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के रिमार्क्स का। उन्होंने कहा कि GIT में जिसने तमाम केसेस को छाना है, नवाज शरीफ के 35 साल पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से न करप्शन का और न बात करना चाह रहा हूं, ये एक हकीकत है। देखें, बाकी उसके बाद जो भी और अभी जो ये तारिक फजल साहब, मैं कुछ एक चीज छोड़ी, तारिक फजल साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान के अलावा और कौन करप्ट है सर इस मुल्क में जिसके खिलाफ आपकी हुकूमत मुद्दई बनना चाहती है? सर एक मिनट तारिक फजल साहब, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे देना सर, प्लीज सर, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का कौन सा ऐसा करप्ट आदमी है जिसके खिलाफ आपकी हुकूमत मुद्दई बनना चाहती है? जनाब फिर मैं आपको इसकी तफसील नैब से, FIA से लेके दूंगा। लेकिन आपकी हुकूमत इमरान खान के अलावा किसी के खिलाफ मुद्दई नहीं बन रही। कितने लोगों के खिलाफ इस वक्त तहकीकात जारी हैं, कितने लोग जो हैं हमारे दौर में ठीक है जी, हुई, कितने लोगों में पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। गुजारिश ये है कि इमरान खान के खिलाफ इसलिए तहकीकात हो रही हैं कि उसका जुर्म सिर्फ ये है कि पनामा से उसने भागने नहीं दिया,
इन्होंने लाख कोशिश की, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जी चंद हफ्तों की बात है, यह जुर्म है इमरान खान का और वो इकरारी है इस जुर्म का। और मैं ये समझता हूं जब तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की तो यह भी लिखा जाएगा कि ये वो शख्स था जो वाहिद तन्हा खड़ा हुआ और उसके साथ पूरी कौम खड़ी हुई और हुक्मरान अलीट का कड़ा एहतसाब हुआ और वो तलाशी देने पर मजबूर हुए। रही बात ये कहते हैं जी जेटीआई की रिपोर्ट में कोई करप्शन नहीं आई। जेआईटी का ये मैंडेट नहीं था। अब जेआईटी दोबारा बना लें कि करप्शन के ऊपर वो काम करके दिखाए। एक प्रोजेक्ट जेआईटी के वॉल्यूम में बकायदा जेआईटी के पास जो समरी है उसमें लिखा हुआ है 13 सवालों का, उन 13 सवालों के जवाब जेआईटी ने दिए हैं। करप्शन ढूंढने का मैंडेट जेआईटी के पास नहीं था। आज मैं फिर दोबारा चैलेंज करने जा रहा हूं कि नई जेआईटी बना दे, वो तो नैब के केसेस बना दे नहीं और फिर देखेंगे जेआईटी से नहीं, नैब के केसेस खोल दें, नैब के केसेस चलने दें, आपको पता चल जाएगा आपके ऊपर क्या इल्जाम है। एक मिनट, मैं आफ्ताब बाजवा साहब, क्या पान में ये एहतसाब के लिए हो रहा है जो हो रहा है, या सियासत बराए सियासत है कि 62-63 लगे और बंदे फारिग होते जाए? एहतसाब की नीयत है कहीं पे? मैं इमरान साहब आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ये फैसला कर लिया है, जैसे ये पनामा का केस खत्म होगा, बाकी पनामा में जो लोग मुलव्वस हैं, जितने करप्ट लोग हैं, इन सब का हम एहतसाब करेंगे। इन सब के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे कहेंगे पूरे मुल्क में जेआईटीज बनाकर इन सबको, इनका जिन्होंने मुल्क को लूटा है, सरमाया मुल्क से बाहर ले गए, उनको पर गिरफ्त करें, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं और उन पर जो है जेआईटीज बनाएं। और ये टीओआर वाले मामले जो सियासतदानों है वो अब नहीं होने देंगे। ठीक है सर, बात खत्म हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था और वकला ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान बचाएंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो सकती है और इतनी नीयत के साथ हुई तो मीडिया भी इनका साथ देगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।